सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। हुकूमत आइंदा 3 सालों के लिए बिजली सहूलत पैकेज के मुताबिक इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल कंज्यूमर्स के लिए सरप्लस पावर पैकेज की तजवीज़ पर काम कर रही है। इजाफी इस्तेमाल पर हुकूमत की जानिब से बिजली की रियायती कीमतों की पेशकश करने का मनसूबा भी तैयार किया जा रहा है। एक्सपोर्ट सेक्टर समेत बिजली सहूलत पैकेज तमाम इंडस्ट्रीज़ के लिए दस्तियाब होगी। डेटा सेंटर्स और क्रिप्टो माइनिंग के लिए इजाफी बिजली के इस्तेमाल पर कम से कम निर्ख देने की तजवीज़ भी ज़ेरे गौर है। घरेलू सार्फिन पर बोझ बनी हुई क्रॉस सब्सिडी को ख़त्म करने के लिए हुकूमत अब डायरेक्ट सब्सिडी स्कीम लाने का सोच रही है। मई 2025 में पावर सेक्टर पर सर्कुलर डेट 2.47 ट्रिलियन रुपए था। हुकूमत के मुताबिक कर्ज बढ़ने की वजूहात में डिस्कोस की नाअहली, टेक्निकल लॉसेज और नेपरा के आदाफ के मुकाबले में रेवेन्यू में कमी है। कर्ज इजाफे की वजूहात में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर्स को सब्सिडीज और लेट चार्जेस भी शामिल हैं। कर्ज को कम करने और सर्कुलर डेट को रीफाइनेंस करने के लिए 1.27 ट्रिलियन रुपए का बंदोबस्त किया जा रहा है। कर्ज की मुद्दत 3 माह के काइबोर के 0.9% की शरह सूद से 6 साल होगी। 6 साल कर्ज के लिए रकम सरचार्ज के तौर पर बिजली के सार्फिन से बिलों में पहले से जमा करदा डेट सर्विस सरचार्ज से अदा की जाएगी। मजीद कर्ज को रोकने के लिए IPP से टैरिफ पर मुज़ाकरात के साथ मजीद 4 डिस्कोस को प्राइवेटाइज करने जैसे इक़दामात भी। अब इस पूरी सूरत हाल में इंडस्ट्रीज पर मजीद कितना बोझ पड़ेगा, उनको रिलीफ कितना दिया जा सकता है और जो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं अब उनके मामलात किस तरह हुकूमत हैंडल करेगी बेहतर तरीके से, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मेंबर हैं स्टैंडिंग कमेटी फॉर फाइनेंस एंड रेवेन्यू के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNA। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये इस वक्त जो ज़ाहिर बिजली की कीमत की जो सूरत हाल है वो इंडस्ट्री के लिए, डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के लिए उसमें कमी की फौरी तौर पर ज़रूरत है ताकि जो टैरिफ भी इस वक्त अमेरिका की जानिब से लगाया गया है उससे फ़ायदा उठाया जा सके। जो ओवरऑल सिचुएशन है, जो इस वक्त हालात हैं हमारे मुल्क के, उनमें भी कुछ बेहतरी लाई जा सके। जी, मैंने कल ही कौमी असम्बली के इजलास में फ्लोर पे ये सवाल उठाया था। वजीर मौसूफ एनर्जी जो हैं उनसे बात की है और फिर अवैस लगारी साहब ने उसका जवाब दिया। मैंने उनको ये कहा कि ये अमेरिका का जो पैकेज है 19% जो सरचार्ज या रेसिप्रोकल टैरिफ लगा है इजाफी, वो और ममालिक के मुकाबले में कम है। लिहाजा इसके फ़ायदा उठाने के लिए आप 2-3 चीज़ अगर करें तो हम वॉक ओवर करेंगे, हमारी इतनी एक्सपोर्ट बढ़ सकती है। पहला मैंने उन्हें कहा कि बिजली की कीमत 8 और 9 सेंट्स पे लेकर आए। मैंने कहा जो 2000 मेगावाट आपके पास इजाफी बिजली है टोटल 8000, उसमें से 2000 मेगावाट क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग के लिए 8 या 9 सेंट्स में देने को तैयार हैं, जो इंटरनेशनली रेट है। तो उसको हमारी सनत को क्यों नहीं दे देते आप? तो सनत पे पहले आपने बोझ डाला हुआ है क्रॉस सब्सिडी करके। क्रॉस सब्सिडी ये होती है कि रेसिडेंशियल कंज्यूमर को कम करना था, रिलीफ देना था, तो वो बोझ उन्होंने इंडस्ट्री पर डाल दिया, सनत पे डाल दिया। ये एक फेल्ड मॉडल है दुनिया में कि एक सेक्टर को आप बोझ डाल के दूसरे सेक्टर को रिलीफ दे रहे हैं। ये दुनिया से खत्म होता जा रहा है। उन्होंने मेरी बात से इत्तेफाक किया और उन्होंने कहा कि बेग साहब 250 अरब रुपए हम क्रॉस सब्सिडी सनत पे हमने डाली हुई थी, अब हमने उसको कम करके सिर्फ 94 अरब रुपए रह गई है। लेकिन 94 अरब रुपए भी एक बहुत बड़ी रकम है जो सनत पे कर रही है। घरेलू सार्फिन के टैरिफ में कमी करने की वजह से वो बोझ सनत पर डाला जा रहा है। तो मैं बिल्कुल भी इस बात को ना समझिएगा कि ये कह रहा हूँ कि घरेलू सार्फिन के रेट क्यों कम किए गए या बोझ क्यों कम किया गया। बिल्कुल वो होना चाहिए, लेकिन सनत नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द इंडस्ट्री। सनत के ऊपर जो आप डाल देते हैं, और अभी भी आपने कल एडमिट किया है कि 94 अरब रुपए सब्सिडी जो है वो सनत बर्दाश्त कर रही है घरेलू सार्फिन को जो हम सस्ता बिजली दे रहे हैं। तो एक तो ये थी। दूसरी पर उन्होंने कहा कि हम एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर को स्पेशल खुसूसी टैरिफ दे रहे हैं इंक्रीमेंटल डिमांड के ऊपर। यानी अगर वो मिसाल के तौर पे 1 करोड़ का बिजली का बिल उनका आ रहा है और वो इजाफी बिजली खर्च करके 1.5 करोड़ बिजली हो जाती है, तो जो इजाफी टैरिफ है 50 लाख का, उस पे वो आपको सस्ती बिजली देंगे 9-10
सेंट्स के करीब, तकरीबन 30-31 रुपए पे। अच्छा। यही वो एग्रीकल्चर के लिए उन्होंने कहा है। हमने कल जिस बात पे बहस की वो ये थी कि सर्कुलर डेट 2400 अरब रुपए का हो चुका है और वो अदायगी के लिए अब 1.27 ट्रिलियन यानी 1270 अरब रुपए का ये कर्जे बैंकों से ले रहे हैं 6 मंथ कैबर -0.9 पे, और फिर वो 6 साल में अदायगा होगा। और बिजली के बिलों में डेट सर्विस सरचार्ज जो चार्ज कर रहे हैं वो उससे उसकी अदायगी होगी। उस वक्त तक ये चार्ज करता रहेंगे जब तक कि वो पूरा बैंक की जो लोन है जो 1270 अरब रुपए का होगा वो अदा ना हो जाए। तो ये तमाम चीजें ऐसी हैं कि आपकी गलती मेरे पे, उसकी गलती बोझ मेरे पे। तो ये जब आप दुनिया की चीजें सनत पे डालेंगे या इवन रेजिडेंशियल कंज्यूमर पे डालेंगे डेट सर्विस चार्ज के मद में, तो ये बिजली सस्ती कहाँ से होगी, ये बिजली अफोर्डेबल कहाँ से होगी। मिर्जा साहब, अभी भी जो हमारी इंडस्ट्री पर जो 94 अरब का बोझ अभी भी कम होकर भी इतना बड़ा बोझ बाकी है, तो ये इसको अब आप बताएं कि हाफ या जीरो तक कैसे लेकर आया जाए। जो 4 डिस्कोस को प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं, क्या इस तरह के इकदाम से कोई इसका वे आउट निकल सकता है? ये 4 डिस्कोस वो हैं जो कदर बेहतर कारकर्दगी कर रहे हैं। इसको भी स्टैंडिंग कमेटी में मीटिंग में मैंने कहा था कि भाई आप अच्छी कारकर्दगी वाले को क्यों पहले बेच रहे हैं, आप जो बिल्कुल वर्स्ट हैं, जो बोझ हैं, अजाब हैं, उनको आप पहले प्राइवेटाइज करें। लेकिन इनका ये कहना था कि नहीं, हमने कस्टमर अट्रैक्ट करने के लिए अच्छे प्रोडक्ट को सामने लाना पड़ेगा। और ये 4 डिस्कोस जो हैं ये वो हैं जो कदरे बेहतर कारकर्दगी कर रहे हैं। बहरहाल अब वो एक टास्क दिया है उन्हें, वो कर रहे हैं। अब देखिए उसका क्या नतीजा होता है। लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि बिजली की गलतियों का, पावर सेक्टर के ब्लेंडर्स का गलतियां भी नहीं। आज हम सब और हमारी सनत, हमारे घरेलू सार्फिन, हमारी इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर सेक्टर सब जो परेशान है वो इसी वजह से है। आपने गलत मंसूबाबंदी की, आपने इजाफी पावर जमा कर ली, फिर 8000 मेगावाट इजाफी बिजली पैदा हुई है, 2000 मेगावाट ट्रांसमिट नहीं कर पा रहे क्योंकि ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नहीं है आगे। उस पुराने सिस्टम पे डालते हैं तो उड़ जाता है। तो आपने उसके साथ जो बिजली जनरेशन थी उसके साथ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के सिस्टम की ऑगमेंटेशन नहीं की, और ऑगमेंटेशन ना होने की वजह से ये 10,000 मेगावाट बिजली गोद में आपके पड़ी हुई है, और जिसको आप 8 सेंट, 10 सेंट, 9 सेंट्स में देने को भी तैयार है। क्रिप्टो माइनिंग के लिए आपने ऑफर करा है, हालांकि क्रिप्टो माइनिंग का भी पता ही नहीं है कि हमारे मुल्क में वो अलाउ होता है कि नहीं। अब मेरे साहब ये जो एक ओवरहॉलिंग करनी है या ये अपग्रेडेशन करनी है कि उस 10,000 मेगावाट बिजली को भी काबिल इस्तेमाल बनाया जा सके, तो उसके लिए भी कोई ह्यूज इन्वेस्टमेंट दरकार होगी, कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट का इंतजार करना होगा, या जो हमारे लोकल इन्वेस्टर हैं ये इन्हीं में से कहीं कोई हल तलाश कर सकेंगे? देखिए, IPP के साथ एग्रीमेंट रीनेगोशिएट करें और उनको कहा कि जो पहले हम कैपेसिटी चार्जेस आपको देते थे, चाहे बिजली लें या ना लें, अब उसके बजाय टेक टू पे, कि जितना हम लेंगे जितना हम देंगे आपको। तो ये एक चीज की है, उसमें कुछ एग्रीमेंट साइन हो गए जिसको हम नजरसानी शुदा एग्रीमेंट कहते हैं, वो साइन हुए हैं। और उसके साथ हमने कोयले से चलने वाले जो प्रोजेक्ट उन पे पाबंदी लगाई है कि वो लोकल कोयला लें तरका। उसके बाद कुछ प्रोजेक्ट बंद करें जो पुराने ऑब्सोलीट थे, जो 20-30% कैपेसिटी पे चल रहे थे और कंजम्पशन फ्यूल की बहुत ज्यादा थी। फिर हमने फर्नेस ऑयल के चलने वाले प्रोजेक्ट को डिस्करेज किया है। तो ये तमाम चीजें तो हुई हैं, लेकिन इसमें अभी तक वो रिलीफ नहीं मिला। ये IPP के जितने नेगोशिएशन हमने किए थे उससे 1 रुपए का शायद उन्होंने इम्पैक्ट डाला था बिजली की कीमत कम करने के लिए। तो मजाक है।
चलिए, आमिर साहब, हो सकता है कि ये बड़े मुश्किल फैसले हैं, ये बड़े लॉन्ग टर्म फैसले हैं, लेकिन जो फैसले हुकूमत फौरी ले सकती है, इंटरेस्ट रेट को अगर सिंगल डिजिट में ले आए, 2-4% की उसमें कमी कर दें, तो ये बिजनेस एक्टिविटी और बिजनेस कम्युनिटी को उससे भी तो काफ़ी फ़ायदा हो सकता है, और एक बड़ी डिमांड भी है लेजिटिमेट। और मेरी बात हो रही थी, वो टीम हमारी जो नेगोशिएशन करके आई है अमेरिका में रेसिप्रोकल टैरिफ पे, 3 चीजें करें अगर हमारी हुकूमत, तो आपके दुख दर्द सब धुल जाएंगे, साफ हो जाएंगे, आसान हो जाएंगे। पहला, जो बिजली का टैरिफ 8-9 सेंट्स पे ले आए, जो 25-26 रुपए बनता है। दूसरे, आप टैक्सेस की जो भरमार है एक्सपोर्ट के ऊपर, एक्सपोर्ट पूरी दुनिया में 0 रेटेड कहलाती है। 0 रेटेड के माने है कि उस पे कोई टैक्स लोकल या इंपोर्ट पे नहीं लगता। वो अभी तक हमारी एक्सपोर्ट 0 रेटेड नहीं हुई है। उनको 0 रेटेड एक्सपोर्ट करना होगा और टैक्सेस की भरमार को कम करें। उधारा टैक्स एक्सपोर्ट पे गुना है ये। लेकिन फिर ये गैप जो क्रिएट हो जाएगा मिर्जा, ये गैप कहाँ से फिलअप किया जाएगा? ये 80 या 100 अरब का जो गैप होगा, फिर देखिए, इनके पास अभी है जो आईपीपी के साथ इन्होंने एग्रीमेंट करे हैं, वो उसने हमें 3-4 हजार अरब रुपए का फायदा दिया है, लेकिन वो ओवर ए पीरियड मिलेगा आपको, एक अरसे में मिलेगा। तो इसको कोई प्राइवेटाइज करें, सर्कुलर डेट को खत्म करें। अभी वो आधे से ज्यादा तो कर्जा लेके पे कर रहे हैं बैंकों की, और शरह सूद भी इनकी इतनी ज्यादा नहीं है। तो ये मेजर्स तो सही है, डिस्कोस को प्राइवेटाइज करें। और साथ ही साथ आप ये भी देखें कि जो आईपीपीस के साथ एग्रीमेंट रीनेगोशिएट करे हैं, उससे जो इम्पैक्ट आया है, उस सब की निगाहें उसकी तरफ लगी थी। मोहम्मद अली साहब ने बड़ी मेहनत की है, मेरे से मुसलसल राब्ते में रहते थे, जो इस वक्त उस कमेटी के भी चेयरमैन है। तो उससे आपको बड़ा रिलीफ आपको मिल सकता है। आईपीपीस की रीनेगोशिएशन से जो आप सेविंग कर रहे हैं वो बहुत बड़ी, लेकिन ओवर ए पीरियड है, लिहाजा आपको उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मिर्जा अख्तियार बेग साहब, मेंबर फाइनेंस एंड रेवेन्यू, हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। अमेरिकी पाबंदियों ने इंडिया पर टैरिफ डबल कर दिया है, जिससे अब पाकिस्तान फ़ायदा उठाते हुए अपनी एक्सपोर्ट्स में 30% तक का इजाफा कर सकता है। अमेरिकी सदर ने टैक्स लगाते हुए तमाम आलमी मईशतें एक तरह से हिला कर रख दी हैं। अमेरिका के शहरियों के लिए भी प्राइसेस हाई की हैं और नए सप्लायर्स के लिए परेशानियों में इजाफा हो गया है, जबकि 70 से ज़ायद ममालिक पर 10% से 50% तक अमेरिकी टैक्स लगाया गया है, जिसमें इंडिया पर भी 25% टैक्स लगा और फिर हमने देखा कि उसके बाद उसको डबल किया गया। कम लेबर कॉस्ट और नए अमेरिकी तिजारती मुआहदे में पाकिस्तान के लिए टैरिफ 29 से 19% करने की वजह से पाकिस्तान एक बहुत अच्छी पोजीशन में आ चुका है। रूसी तेल खरीदने पर अमेरिकी सदर ने इंडिया पर 27 अगस्त तक मजीद 25% टैक्स लगाते हुए मजमूई तौर पर टैक्स 50% कर दिया है। इस सिचुएशन में पाकिस्तान के पास एक बेहतरीन मौका है कि अमेरिकी एक्सपोर्ट्स को तकरीबन 30% तक बढ़ा सके। पाकिस्तान की अमेरिका के लिए एक्सपोर्ट 2024 में $5.1 बिलियन रही थी और ये उम्मीद की जा रही थी कि 2026 तक अमेरिकी एक्सपोर्ट्स को $6.2 बिलियन तक पहुंचा दिया जाएगा। अमेरिकी सदर के मुताबिक टैरिफ का मकसद ट्रेड डेफिसिट को कम करना है। आधा ट्रेड डेफिसिट एक्सपोर्ट्स और ट्रेड डील्स में निपटाया गया। भारत पर 50% टैरिफ लगाने के साथ पाकिस्तान पर 19% टैरिफ लगाया गया है। भारत और ब्राजील पर 50% टैरिफ के साथ बांग्लादेश और वियतनाम पर 20% टैक्स लगाया गया, जबकि जापान पर 15% और बरतानिया पर सिर्फ 10% टैक्स लगा है। रूसी तेल की खरीदारी पर अमेरिका की जानिब से भारत पर मजीद 25% टैक्स ने $43 बिलियन की एक्सपोर्ट्स पर शदीद दबाव पैदा कर दिया है। 50% अमेरिकी टैक्स लगने से 2027 तक इंडिया पर अमेरिकी एक्सपोर्ट्स में $88 बिलियन की कमी हो जाएगी। भारतीय टेक्सटाइल, मेडिसिन और जेम्स एंड ज्वेलर्स की एक्सपोर्ट्स में 25 से $40 बिलियन गायब हो जाएंगे। चीन पर 34% टैरिफ लगने के बाद अमेरिकी एक्सपोर्ट्स में $488 बिलियन की कमी हो जाएगी। इससे अमेरिका को 2024 में $4.8 बिलियन की एक्सपोर्ट्स करने वाले पाकिस्तान के टेक्सटाइल सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक और दीगर सेक्टर्स के लिए नए मौके पैदा होंगे। बासमती चावल, सर्जिकल आलात, खेलों के सामान और दीगर सेक्टर्स में 2026 तक $1.4 बिलियन का मौजूदा फायदा बढ़ाकर
$6.2 बिलियन तक पहुंच जाएगा। भारतीय टेक्सटाइल में लेबर के 1 घंटे की कीमत $2.8 हो चुकी है, जबकि वियतनाम में टेक्सटाइल लेबर को $2.73 फी घंटा उजरत दी जाती है। पाकिस्तान में टेक्सटाइल लेबर को फी घंटा $0.7 उजरत दी जाती है, जिसके मुकाबले में बांग्लादेश में लेबर सिर्फ $0.5 फी घंटा है। पाकिस्तानी कॉटन पर 20% टैरिफ और हाई एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ ने टेक्सटाइल सेक्टर को मुतासिर किया है, जबकि वियतनाम की कॉटन पर 9.6% टैरिफ लगाया गया और मलेशिया पर 5.6% टैरिफ आयद किया गया है। अमेरिका में मलबूसात पर 38% और फिटवेयर पर 40% टैक्स लगने से अमेरिकी रिटेलर्स के लिए पाकिस्तान एक लो कॉस्ट सप्लायर साबित हो सकता है। मलबूसात के ऑर्डर्स में $1.05 बिलियन के इजाफे से $1.4 बिलियन के मुनाफे का 75% टेक्सटाइल सेक्टर के पास जाएगा। एग्रीकल्चर सेक्टर के चावल और मसाला जात के $252 मिलियन से अमरीकी एक्सपोर्ट्स में 18% से जायद शामिल कर सकेगा। फिर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, IT सेक्टर है, $98 मिलियन की एक्सपोर्ट्स करते हुए बकाया 7% का इजाफा ये फराम करेगा। तो भारत पर लगने वाले 50% टैरिफ ने भारतीय टेक्सटाइल को $22 बिलियन, फार्मास्यूटिकल को $15 बिलियन और जेम्स एंड ज्वेलरी में $10 बिलियन का नुकसान पहुंचाया है। ज्यादा लेबर कॉस्ट और खाम माल पर 18% से जायद टैरिफ ने भारत को वैसे ही पीछे कर दिया है। कॉटन क्लॉथ में पाकिस्तान भारत के मुकाबले पर पाकिस्तान है। बांग्लादेश 20% टैरिफ लगने के बावजूद कम लेबर कॉस्ट की वजह से एक्सपोर्ट्स में 34% का इजाफा कर सकता है, जो मौजूदा $8.5 बिलियन से $11.4 बिलियन तक पहुंच सकती है। लेकिन खाम माल पर 27.6% टैक्स उसके फायदों को महदूद भी कर सकता है। फिर वियतनाम को मौजूदा $103 बिलियन में 30% इजाफे से $133 मिलियन से जायद की एक्सपोर्ट्स की तवक्को है। कंबोडिया को होने वाला 7% इजाफा है, उसे मौजूदा $7 बिलियन से $8.9 बिलियन तक एक्सपोर्ट्स को ले जाएगा। फिर श्रीलंका में 22% इजाफा जरूर होगा, लेकिन छोटी मईशत की वजह से मौजूदा $2.5 बिलियन से वो सिर्फ $3.1 बिलियन तक ही जा सकेगा। फिर ब्राजील पर लगने वाला 50% टैरिफ और लेबर कॉस्ट $1.58 फी घंटा होने की वजह से एक्सपोर्ट्स सिर्फ 13% तक बढ़ने की ही तवक्को है। अब ये इस पूरी सूरत में पाकिस्तान कैसे बेहतरीन तरीके से कैपिटलाइज कर सकते हैं, गुफ्तगू करेंगे। कामरान अरशद साहब चेयरमैन एप्टिमा के हमारे साथ मौजूद हैं। तो कामरान साहब, जो हमारी इस वक्त एक्सपोर्ट्स है टोटल, उसका जो मेजर चंक है वो टेक्सटाइल सेक्टर पर डिपेंडेंट है। अपनी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, इस अपॉर्चुनिटी को हम कैसे एक बेहतरीन फायदे में तब्दील कर सकते हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझ रहा हूँ पाकिस्तान के लिए बड़ा गोल्डन मौका है। जितनी आसियन कंट्रीज़ हैं उनमें लोएस्ट पाकिस्तान को मिला है 19%। एशिया में पाकिस्तान के अलावा ये 19% थाईलैंड और इंडोनेशिया के पास है। सो ऑब्वियसली हम जो करते हैं वो थाईलैंड इंडोनेशिया नहीं करता, जो थाईलैंड इंडोनेशिया करता है वो हम नहीं करते। तो हमारे लिए एक बहुत अच्छा मौका है। एक्सपेक्टेशन 15 की थी, लेकिन आई थिंक जिन मुल्कों को 15% मिला है, जिसमें जापान भी शामिल है, टर्की भी है, ब्रिटेन तो खैर 10 पे है, उन्होंने कोई लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट्स इन US प्लान की हुई हैं एंड प्लेज किया है। तो उनके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं एट देयर डिस्पोजल, इसलिए उनको सस्ता टैरिफ मिला है। पाकिस्तान के लिए आई थिंक अच्छी अपॉर्चुनिटी इस तरह है कि हमारी लेबर कॉस्ट भी कम है, हमारे पास एक कंप्लीट वैल्यू चेन है, फ्रॉम कॉटन फाइबर, पॉलिएस्टर फाइबर अवेलेबिलिटी टू स्पिनिंग, वीविंग, जिनिंग, नेटिंग, डाइंग, फिनिशिंग, गारमेंटिंग। तो हमारे पास एक कंप्लीट चेन है। सिर्फ जो हमारे दो चैलेंजेस हैं, जो गवर्नमेंट अगर इस चीज़ का सही तरह से फाइनेंस मिनिस्ट्री, स्टेट बैंक फ़ायदा उठाना चाह रही है, तो वो ये कि अपना इंटरेस्ट रेट कम करें, जो 11 पे है उसको 8 से 9% पे सिंगल डिजिट पे लाएं, जो अभी तक वो कर नहीं रहा। पिछली 1-2 मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग्स में उसको स्टैगनेंट रखा है, उसको नीचे लाएं। एंड जो बिजली का टैरिफ है उसे रीजनली कॉम्पिटिटिव एनर्जी टैरिफ के कॉन्सेप्ट पे लाएं, जो हम पिछले 7 साल से गवर्नमेंट को बार बार बावर करा रहे हैं। कभी गवर्नमेंट सुनती है, कभी नहीं सुनती, कि हम अपनी महंगाई एक्सपोर्ट नहीं कर सकते अगर हमें रीजनली कॉम्पिटिटिव टैरिफ, यानी कि बिजली का मिलता जुलता नर्ख जो इंडिया में, जो श्रीलंका में, वियतनाम में, कंबोडिया में है, वही आप इंडस्ट्री को दे दें। तो मैं समझता हूँ 9 सेंट की बिजली और 9% के इंटरेस्ट रेट पे आपकी सारी चेन चल सकती है। आपके बाकी बिजनेसेस जिनकी एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, उनकी भी एक्सपोर्ट्स बढ़ सकती हैं। एंड इज्तिमाई तौर पर पाकिस्तान इन सारी चीज़ से काफ़ी बेनिफिट उठा सकता है।
तो कामर साहब, ये एनर्जी टैरिफ पर तो पिछले 1-1.5 साल से हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा बात भी हो रही है, हुकूमत कोशिश भी कुछ कर रही है। अब वो ज़ाहिर है उसके कितने मुस्बत असरात निकलते हैं वो तो आने वाले वक्त में ज़्यादा बेहतर इसका तयन हो सकेगा। लेकिन इसके साथ साथ जो कॉटन की प्रोडक्शन है इस वक्त, वो हम देख रहे हैं कि वो मुस्तकिल बुनियादों पर कम होती जा रही है। इम्पोर्टेड कॉटन पर हमारी पूरी इंडस्ट्री का इन्हिसार इस वक्त बढ़ता जा रहा है। ये एक फैक्टर या ये एक इम्पैक्ट ये हमारी उस एक्सपोर्ट्स को नुकसान पहुँचा सकता है, या ये एक रूटीन की कार्रवाई है जिसकी अब आदत हो चुकी है इंडस्ट्री को भी इम्पोर्टेड कॉटन पर इन्हिसार की? नहीं, मेरा ख्याल है रूटीन की कार्रवाई कहना इज़ नॉट फेयर। यहाँ से कीमती और महंगा और स्केर्स ज़र मुबादला इस्तेमाल करना और वक्त ज़ाया करना इंपोर्ट करने के लिए, ये तीनों चीज़ें बचाई जा सकती हैं अगर इस शोबे पे वफाकी गवर्नमेंट एंड सूबाई गवर्नमेंट ने फोकस किया होता विद अ स्ट्रैटेजी। प्लस ये जो सारा कॉटन सेक्टर है ये बहुत ज़्यादा डिसल्यूजन का शिकार रहा है। इसमें बहुत ज़्यादा फेक सीड कंपनीज हैं, बहुत ज़्यादा फेक पेस्टिसाइड कंपनीज हैं। सदर्न पंजाब से लेके अपर सिंध तक उनको रेगुलेट करना तो गवर्नमेंट का काम था। अब 800 से 1200 फेक सीड कंपनीज होंगी तो फिर ये डेफिनेटली आपकी क्रॉप मुतासर होगी। कुछ थोड़ा सा एक नेचुरल इम्पैक्ट भी है कि पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स 20 मोस्ट क्लाइमेटिकली अफेक्टेड कंट्रीज़, तो वो भी हमें एक चैलेंज है। लेकिन हमने खुद जो अपने करने वाले काम थे वो किए नहीं, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस, जिसकी वजह से हमारी क्रॉप कंसिस्टेंटली फेलियर का शिकार रही। हाईएस्ट क्रॉप आउटपुट हमने 2013-2014 में पाई थी एंड उस वक्त कोइंसिडेंटली मुल्तान कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट एप्टमा की स्टुअर्डशिप में था। फिर जब एप्टमा से ले लिया गया तो उसके बाद क्रॉप जो है वो डिक्लाइन करते पिछले साल के लोएस्ट 5.5 मिलियन बेल्स हुई है। इस साल भी क्रॉप लग तो हेल्दी रही है एंड फेडरल गवर्नमेंट कोशिश भी बहुत कर रही है। ऐसी बात नहीं कि कोशिश नहीं कर रही, लेकिन कोशिश के साथ साथ रेगुलेट भी करना है, मॉनिटर भी करना है और क्रॉप एडवाइजरी सर्विसेज एंड सूबाई गवर्नमेंट्स को भी अवेयर करना है। तो वो कुछ चैलेंजेस हैं जिसमें हम गवर्नमेंट को असिस्ट करते रहते हैं और एडवाइस भी करते रहते हैं। सही। और फिर कामर साहब, ये बांग्लादेश, वियतनाम या कंबोडिया जो कि रिलेटिवली जो इनके कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस हैं और इनका जो टैरिफ है उसको हम मिलाकर देखें तो ये इस वक्त बेहतर पोजीशन में नज़र आ रहे हैं, गो कि हमारा टैरिफ इनसे बेहतर है 19% के साथ। लेकिन अब ये कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कितना हमें इस वक्त इफेक्ट करेगा इन ममालिक से कम्पीट करने के लिए, चूँकि ज़ाहिर है वो अपनी कॉस्ट मैनेज करके वो इस टैरिफ को भी मैनेज कर सकते हैं ईजीली। सर देखें, जो तो इसमें बांग्लादेश है और वियतनाम, बांग्लादेश 20 पे है, वियतनाम 20 पे है, श्रीलंका भी 20 पे है, बट इनकी बाकी कॉस्ट हमसे काफ़ी कम है। मसलन हमारा इंटरेस्ट रेट्स 11 पे है, बांग्लादेश का 10 पे है, वियतनाम का 4.5 पे है, श्रीलंका का 7.75 पे है। और याद रखें श्रीलंका एक दफ़ा बैंकरप्ट भी हो चुका है और फिर उसके बाद IMF प्रोग्राम में गया था। तो हमारा वो भी कोई बहुत पहले की बात नहीं है, अभी रिसेंट ही हिस्ट्री आप समझेंगे इसको भी। 2-3 साल पहले की बात है, 2-3 साल पहले की बात है। तो अगर उस पस मंजर में देखें कि उनके इंटरेस्ट रेट स्काई रॉकेट हुए, फिर वो IMF में गए, फिर वो स्टेबलाइज हुए, अब उनके इंटरेस्ट रेट्स हमसे 0.4% कम है, जिसका ना कुछ सर बनता है ना पाँव बनता है। हमारे यहाँ इन्फ्लेशन अगर 5% पे आ चुकी है गवर्नमेंट के अपने आज़ाद शुमार के मुताबिक, तो फिर 11% इंटरेस्ट रेट की कोई जस्टिफिकेशन नहीं होती। आपने और मैंने इकोनॉमिक्स में यही पढ़ा था कि रियल इन्फ्लेशन एंड रियल इंटरेस्ट रेट में 2 से 3% का फ़र्क होता है। तो इधर 100% का फ़र्क है, वो जस्टिफाइड नहीं है। गवर्नमेंट को अपनी भी जान छुड़ानी चाहिए, अपनी डेट सर्विसिंग को नीचे लाने के लिए इंटरेस्ट रेट को नीचे लाएं। दूसरा, उसके साथ साथ हमारे यहाँ बिजली इस वक्त कुछ 34.5 रुपये पे चली गई है, 29.5 रुपये पे आई थी फ्रॉम अ हाई ऑफ 45 रुपये। तो 34.5 रुपये का सर सीधा मतलब आज के एक्सचेंज रेट पे कुछ तकरीबन 12 सेंट बनता है। ये 16 सेंट से 12 सेंट में हम वापस आए हैं, लेकिन हम 10.5 को टच करके वापस 12 सेंट पे गए। इस वक्त बांग्लादेश में कुछ तकरीबन 9 से 10 सेंट का टैरिफ है, श्रीलंका में 6 सेंट का टैरिफ है, वियतनाम में 8 सेंट का टैरिफ है। तो हम 12 सेंट पे सर सस्टेनेबल नहीं है। हमें चाहिए कि इस टैरिफ को 9 सेंट और इंटरेस्ट रेट को 9 सेंट करें और फिर आप लोगों को काम करने का मौका दें। फिर आप देखें कैसे आपका टेक्सटाइल सेक्टर थ्राइव करेगा, आपका फार्मा थ्राइव करेगा, आपका राइस थ्राइव करेगा, आपकी IT सर्विसेज थ्राइव करेंगी।
एंड अगर गवर्नमेंट इन इनपुट कॉस्ट को नीचे ले आती है तो यस, आपकी बात काफ़ी हद तक बजाय 30% ना से तो 20% आपकी एक्सपोर्ट बढ़ सकती है। 20% आपकी एक्सपोर्ट बढ़ने का सीधा सीधा मतलब ये है कि आप 32 बिलियन डॉलर से 38 बिलियन डॉलर पे जाते हैं, यानी कि आपने 6.5 बिलियन डॉलर इंप्रूव कर लिया इन दो कॉस्ट फैक्टर्स को रिड्यूस करके। तो आप एक 37 महीने के बड़े कड़े IMF प्रोग्राम में घुसे हैं 7 बिलियन डॉलर की खातिर। तो ये दो चीज़ें गवर्नमेंट के अपने हाथ में। अगर गवर्नमेंट इंडस्ट्रियलाइजेशन को अपनी प्रायोरिटी बनाए तो मैं समझता हूँ ये मुल्क बड़े कम से कम वक्त में तरक्की के राह पे गामज़न हो सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। कामरान अरशद साहब, चेयरमैन नेप्टिमा, हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और हम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान में करेंसी नोटों की स्मगलिंग के खिलाफ हुकूमती क्रैकडाउन की वजह से अमेरिकी डॉलर्स की डिमांड में कमी हुई है, लेकिन मार्केट में डॉलर की शॉर्टेज बुनियादी तौर पर इंपोर्ट्स और कर्ज वापसी की वजह से हुई। मुल्क की फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में कमी हुई और इंपोर्ट बिल में नुमाया इजाफा रिपोर्ट किया गया। 1 अगस्त को मुल्क में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 19.5 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गए थे, जो एक हफ्ते पहले 19.6 बिलियन डॉलर्स रिकॉर्ड किए गए थे। इंपोर्ट्स के लिए जुलाई में पिछले साल के मुकाबले में 29% ज़्यादा रकम खर्च की गई, यानी पिछले साल की इंपोर्ट्स पर 4.2 बिलियन डॉलर खर्च हुए तो जुलाई में 5.2 बिलियन डॉलर तक की इंपोर्ट्स की गई। लंबे अरसे से करंट अकाउंट डेफिसिट रहने वाले खजाने ने अब करंट अकाउंट सरप्लस होने की खबर दी है। माली साल 2025 में करंट अकाउंट 2.1 बिलियन डॉलर का सरप्लस होना कुछ गैर यकीनी भी लगता है, लेकिन मुल्क की रेमिटेंसेस बढ़ी हैं, IT सेक्टर की ग्रोथ पर तवज्जो दी गई है और इंपोर्ट्स पर पाबंदियां लगाने से करंट अकाउंट सरप्लस तक पहुंचना यह मुमकिन हो सका है। 14 साल करंट अकाउंट डेफिसिट रहने के बाद पाकिस्तान ने रेमिटेंसेस की मद में इससे ज़ायद रकम वसूल की जितनी हमने इंपोर्ट्स के लिए इस्तेमाल की हैं। ये एक बड़ी कामयाबी इस वक्त समझी जा रही है। अमेरिका, UK और गल्फ में रहने वाले पाकिस्तानी अफराद ने 38 बिलियन डॉलर्स की रिकॉर्ड रेमिटेंसेस की हैं। बिल्कुल खामोशी से मुल्क में आने वाला IT सेक्टर अब तरक्की की मनाजिल बहुत तेज़ी के साथ तय कर रहा है। साल 2024-25 में पाकिस्तान के IT सेक्टर ने पिछले साल की आमदन से 18% ज़्यादा कमाई की है। IT और IT सर्विसेज सेक्टर ने पिछले साल 3.2 बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट्स की थी और रमज़ साल यही एक्सपोर्ट्स 3.8 बिलियन डॉलर्स की हो गई हैं। 2.1 बिलियन डॉलर करंट अकाउंट सरप्लस होने के बावजूद मुल्क को गुज़िश्ता साल में 3.74 बिलियन डॉलर के मजमूई बैलेंस ऑफ पेमेंट के खसारे को बर्दाश्त करना पड़ा। पाकिस्तान के बैरूनी कर्ज और वाजबात 130 बिलियन डॉलर तक अब पहुंच चुके हैं। मुल्क की मजमूई आमदनी का आधा हिस्सा तकरीबन 25 बिलियन डॉलर कर्ज और सूद की अदायगी में खर्च हो जाता है। रिकॉर्ड रेमिटेंसेज ने करंट अकाउंट सरप्लस तो किया है, लेकिन आने वाले दिनों में अमेरिकी टैरिफ से रेमिटेंसेज पर फर्क भी पड़ सकता है। लेकिन मिडिल ईस्ट में पाकिस्तान की बेहतर पोजीशन और पाकिस्तान और अमेरिका में ट्रेड एग्रीमेंट और दीगर मामलात में पेशरफ से भी अच्छी उम्मीदें रखी जा सकती हैं। पाकिस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो एक बड़ा इशू है, सिर्फ 2.46 बिलियन डॉलर ही मौजूद है। बराह रास्त गैर मुल्की इन्वेस्टमेंट में कमी की वजह कानूनी मामलात में पेचीदगियों और पॉलिसियों में बेतरतीबी के साथ पॉलिटिकल गैर यकीनी की सूरत हाल भी रही है। गैर मुल्की कर्ज की वापसी के लिए चाइना, सऊदीया और UAE से रोल ओवर के बजाय रियल रिफॉर्म जैसे मुआहदों की मुद्दत में इजाफे और कम शरह सूद पर कर्ज का हुसूल मुमकिन बनाना इस वक्त बहुत ज़रूरी हो चुका है। एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए बायोटेक्नोलॉजी, पायदार तवानाई और हाई वैल्यू सर्विसेज सेक्टर को भी आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। डिजिटल इकॉनमी को टैक्स मराहत दी जाए, सोशल सिक्योरिटी फराम की जाए और डॉलर की फरामी के तसलसल को बरकरार रखा जाए तो फ्रीलांसिंग सेक्टर भी इकॉनमी के लिए बहुत ही अहम रोल अदा कर सकता है। पाकिस्तान को कानूनी पेचीदगियों को हल करते हुए मुस्तकिल पॉलिसियों से मकामी और बैरूनी इन्वेस्टर्स का एतमाद भी इस वक्त बहाल करने की ज़रूरत है। इन्वेस्टर्स का एतमाद होते ही जैसे फैक्ट्रियाँ दोबारा काम करना शुरू हो जाएंगी तो तेल, मशीनरी और खाम माल की मांग में भी तेज़ी से इजाफा हो सकता है। लेकिन अब इस वक्त जो हुकूमत जिन चैलेंजेस का इस वक्त सामना कर रही है, अगर स्मार्ट स्ट्रेटजी को इस्तेमाल ना किया गया तो करंट अकाउंट सरप्लस बहुत जल्द ख़त्म भी हो सकता है और इंपोर्ट्स पर लगाई जाने वाली पाबंदियां भी उसको फिर नहीं रोक सकेंगी। तो मुल्क को प्रोडक्शन बढ़ाने की ज़रूरत है। मकामी वैल्यू चेन्स में इन्वेस्टमेंट और तवानाई की बचत करने वाली टेक्नोलॉजीज़ में इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट आएगी कहाँ से? लोकल इन्वेस्टर का एतमाद इस वक्त कितना बहाल है और जो हमारा बैरूनी इन्वेस्टर है वो इस वक्त क्यों हमारी मार्केट में उतना एतमाद का मुजाहरा नहीं कर रहा है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। कमल साहब साबिक चेयरमैन ICMA के माहिर माशियात हैं, बहुत शुक्रिया चौधरी साहब प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये बताइएगा इस वक्त जो चैलेंजेस हैं हुकूमत के, जो इस वक्त एक स्टेबिलिटी को तो क्लेम करती है लेकिन उसका कोई ट्रिकल डाउन इफेक्ट हमें नज़र नहीं आता। मैक्रो इंडिकेटर्स बड़े बेहतर तरीके से अंडर कंट्रोल हैं लेकिन उसका कोई ऑन ग्राउंड कोई फ़ायदा हमें ख़ास नज़र नहीं आ रहा है। तो ये बेहतरी आपको वाकई ऑन ग्राउंड तक जाते नज़र आ रही है अगले चंद दिनों में?
देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि जो माशी आदाद शुमार हैं वो बेहतरी की जानिब हैं, लेकिन नजर इसलिए नहीं आ रहा कि पिछले 2-3 साल में पोजीशन इतनी वर्स्ट हो चुकी थी कि अब उसमें मामूली सी जो अगर इम्प्रूवमेंट आती है तो वो जाहिर है उसको जो है ना वो हम अकाउंट फॉर नहीं कर सकते, या वो विजिबल जो है वो नहीं होती। अगर आप एक तरफ बात करें कि जी हमारा जो करंट अकाउंट है वो सरप्लस में था, यस था, जून तक जो पिछला हमारा गुजरा है फाइनेंशियल ईयर, उसमें जो है ना वो हमारा जो अकाउंट था दैट वाज इन सरप्लस, और दिस इज अ पॉजिटिव थिंग। अच्छा, उसके बाद अगर हमारी फर्दर ग्रोथ को आप देखें, हमारी इंपोर्ट्स भी बढ़ी हैं, एक्सपोर्ट ने ठीक है उस हद तक ग्रो नहीं किया, लेकिन ओवरऑल जो है वो एक्सपोर्ट में भी बहरहाल ग्रोथ है। इस महीने अगर रेमिटेंसेस की बात की जाए तो जुलाई के महीने में तकरीबन 3.2 बिलियन डॉलर की जो है वो रेमिटेंसेस वसूल हुई है। पिछले साल में अगर बात की जाए तो तकरीबन 38 बिलियन डॉलर के लगभग जो है वो रेमिटेंसेस रिकॉर्ड की गई थी, जो कि बहरहाल एक बहुत अच्छा फिगर है। इसके साथ साथ इस साल की अगर मैं प्रोजेक्शन करूं तो मेरे ख्याल में 42 अरब, हुकूमत का तखमीना तो 40 अरब डॉलर का है रेमिटेंसेस का, लेकिन मेरे ख्याल में ये तकरीबन 42 अरब डॉलर को भी क्रॉस कर जाएंगी। अब जब 42 अरब डॉलर क्रॉस कर जाएंगी तो हमारा जो जो ट्रेड डेफिसिट है 2026 में एक्सपेक्टेड तकरीबन 30 बिलियन डॉलर के लगभग जो है वो हमारा ट्रेड डेफिसिट होगा, इंक्लूडिंग जो सर्विसेज का हमारा डेफिसिट है। और उसको उसमें अगर तकरीबन नेट अगर हम लोन की पेमेंट रीपेमेंट जो इंटरनेशनल हमने ओब्लिगेशंस को रीपे करना है, तकरीबन 10 से 12 बिलियन डॉलर की जो है वो हमें ये पे करना पड़ेगी। तो तकरीबन 44 एक डॉलर की जो है ना वो हमारे पास सरप्लस मौजूद होगा, और उसकी जो है वो अवेलेबिलिटी है। स्टेट बैंक के पास ज़खायर भी तकरीबन 19.5 बिलियन डॉलर के हैं। तो फ्यूचर में ऐसा कोई इम्कान नजर नहीं आता जिसमें हमें ऐसा लगे कि मुल्क माशी तौर के ऊपर जो है वो गैर मुस्तहकम है या इम्प्रूवमेंट की तरफ नहीं जा रहा। तो चौधरी साहब, अशारिया इस वजह से ये जो रेमिटेंसेस के जरिए हमने बड़ी बेहतर तरीके से इस वक्त अपने इन इंडिकेटर्स को अंडर कंट्रोल रखा हुआ है, लेकिन जो एक्सपोर्ट्स हमारी जो हमने प्लान्स बनाए, जो हमने टारगेट्स रखे हैं, उस तनासुब से तो नहीं बढ़ पा रही हैं। इस साल भी हमने देखा 31-32 के अराउंड। अभी जो जुलाई के फिगर्स एक महीने के हैं 2.7 अरब डॉलर के, उसको भी अगर आप एज इट इज सेम रखते हुए मल्टीप्लाई बाय 12 करें तो वो भी 32-33 अरब डॉलर के अराउंड रहती हैं। तो ये इस वाले सेक्टर में हम क्यों नहीं कामयाबी हासिल कर पा रहे हैं? और साथ ही साथ जहाँ 2.7 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स है तो 5.4 अरब डॉलर की इंपोर्ट्स हैं, जिस जो लास्ट ईयर इसी महीने में 4.2 बिलियन डॉलर की, तकरीबन 700 से 800 मिलियन डॉलर का इस सिर्फ जुलाई के महीने में हमारा जो जो ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़ा है। इसी तरफ में आ रहा था कि ये बड़ा जो है ना वो अलार्मिंग है, और यही वो चीजें हैं जिसको हुकूमत को कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर एक तरफ आप अपनी इंपोर्ट्स को बढ़ा रहे हैं तो दूसरी तरफ आपको अपनी एक्सपोर्ट्स को भी जो है वो बढ़ाना पड़ेगा, और एक्सपोर्ट्स को जब हम बढ़ाने की बात करते हैं तो उसमें जाहिर है फिर हुकूमत को बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट देना चाहिए, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करनी चाहिए, या हमारे यहाँ पे जो हुंडी हवाले की जो मार्केट है, ब्लैक मार्केट में आपको पता है इस वक्त ज्यादा सोने में काम हो रहा है, फॉरेन एक्सचेंज के डॉलर में लोग काम कर रहे हैं, इसी तरीके से जो है वो प्रॉपर्टी में काम कर रहे हैं। ये हमारी वो एक ब्लैक इकोनॉमी की जो 2-3 कंपोनेंट्स हैं, इनके ऊपर जो है ना वो हुकूमत को बहुत ज्यादा कोशिश करनी चाहिए कि इन तीनों चीजों में जो हमारी ब्लैक इकोनॉमी चल रही है उसको अगर हम किसी तरीके से रोकेंगे और उसको जो है वो व्हाइट इकोनॉमी या ऑफिशियल बिजनेस की तरफ लेके आएंगे, लोग स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार करें, बैंक में ट्रांजैक्शंस करें, बैंक में डिपॉजिट्स रखवाएं, या इसी तरीके से हुकूमत पावर सेक्टर के ऊपर जो है वो इस्लाहात करे और जो जो इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं उनको फैसिलिटेट करे। ट्रैवल एंड टूरिज्म के में हमारे बड़ी अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं। कल भी अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो है वो इसके ऊपर एक बात की है, बात करते हुए ये कहा है कि हमारी जो ट्रैवल एंड टूरिज्म है उसमें भी बहुत पोटेंशियल है। कई मुल्कों की इकोनॉमी जो है उसे ट्रैवल एंड टूरिज्म के ऊपर चल रही है, और हमारे यहाँ उसका जो रेवेन्यू है वो ना होने के बराबर है। तो देयर आर नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज। आईटी सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो उसमें हमारी जो यंग जनरेशन है वो आईटी में एक इनकलाब बर्पा कर सकती है, और आईटी की सर्विसेज को जो है वो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हम फाइनेंशियल सर्विसेज को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, जिसमें कोई बहुत ज्यादा हमें इमीडिएटली इन्वेस्टमेंट करने की भी जरूरत नहीं है। हमारे पास अच्छा ह्यूमन कैपिटल मौजूद है जिसको हम अप्रोप्रिएट जगहों के ऊपर यूटिलाइज करके अच्छी तरह अगर हम उससे फायदा उठा सकते हैं तो कोई शक नहीं है कि हमारी एक्सपोर्ट जो है बआसानी बढ़ सकती है। इस वक्त हमारी आबादी अगर बात करें तो दुनिया में हम 5वां बड़ा मुल्क है,
और हमारा अगर नॉमिनल जीडीपी 22 में 24वें नंबर के ऊपर है, तकरीबन 411 अरब डॉलर का, तो हमारा जो मईशत में हिस्सा बहुत कम है, हमारे पास बहुत ज्यादा मार्जिन अवेलेबल है। और जिस तरीके से इस वक्त हुकूमत और हमारे सिपा सलार साहब जिस तरीके से काम कर रहे हैं, फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर साहब अमेरिका में जाके अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर कर रहे हैं, चाइना के साथ सीपैक को एक्सटेंड करने का मुआहदा हुआ है, अजरबैजान की अगर आप बात करें, इसी तरीके से ईरान के साथ हमारे जो है ना बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, वहां से हम तेल जो है ना वो बजाय इसके कि स्मगलिंग के जरिए उसको मंगवाएं, उसी तेल को अगर हम जो है वो बार्टर ट्रेड के जरिए मंगवाएंगे तो उसको जो है ना ऑफिशियल भी हो जाएगा और उसका हुकूमत को भी फायदा होगा। अब ये हो रहा है कि ईरान से हमारे पास जो तेल आता है उसमें आम आवाम को नॉर्मल रेटों के ऊपर मिलता है और चंद हाथ जो है वो उसको जो है ना वो उसके स्मगलिंग के पैसे में जो मुनाफा होता है वो जो है इस्तेमाल कर जाते हैं। तो होना ये चाहिए कि ये बाकायदा एक फॉर्मल तरीके से हो, एक्सचेंज ऑफ गुड्स हो, जिसके नतीजे में हुकूमत को भी फायदा और हमारी ओवरऑल जो बिजनेस एक्सपेंशन का जो प्लान है वो जो है वो अपने नुक्ता उरूज तक पहुंचे। अभी तो हमने स्टार्ट ही नहीं किया है। फर्दर अगर मैं इसमें मजीद बात करना चाहूँ तो माइंस एंड मिनरल्स के हवाले से जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, जो कि आपको पता है ये लैपटॉप की स्क्रीन्स में और दीगर जो कंप्यूटर से रिलेटेड चिप्स हैं उनमें ये सारे यूज होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में उसके एक अच्छे ज़खायर मौजूद हैं। तो बहुत जल्द जो है हमें यहाँ पे अमेरिकन तो सब ये जो अनटैप इस वक्त सेक्टर्स हैं जिनको अभी एक्सप्लोर करना बाकी है, ज़ाहिर है वो उन सब पर तो बड़ा अच्छा फोकस है और आगे वो लॉन्ग टर्म में हमें फ़ायदा भी देंगे। लेकिन जो एग्जिस्टिंग सेक्टर्स हमारे जो इस वक्त बदहाली का शिकार हैं या मुश्किल सूरत हाल से दो चार हैं, टेक्सटाइल सेक्टर जो हमारे एक्सपोर्ट का सबसे मेजर कंट्रीब्यूटर है वो, या और दीगर सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा जिसको बहुत बेहतर हालत में होना चाहिए, इन सेक्टर्स को भी तो हमें दोबारा उठाना है। वो एग्जिस्टिंग सेक्टर्स को तो हम नहीं भूल सकते इन नए सेक्टर्स पर फोकस करते हुए। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर की जब हम बात करते हैं ना तो उसका दो चीज़ों के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना इन्हिसार होता है। सबसे पहले मौसम के ऊपर, तो हमारा जो क्लाइमेट चेंज है ना वो उसकी वजह से हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है ना वो बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो रही है और हम जो है ना उसको कैपिटलाइज नहीं कर पा रहे। बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। अभी इस वक्त आप देखें तो बेवक्त किस्म की बारिशें हो रही हैं जिससे जाहिर है कि एग्रीकल्चर की जो भी क्रॉप्स हैं उनको फ़ायदा नहीं होता। तो उसमें जो है ना वो हमें जो क्लाइमेट रेजिस्टेंट सीड्स हैं उसका इस्तेमाल करना चाहिए और जो लेटेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वाटर की, इरीगेशन की, वो इस्तेमाल करना चाहिए। हमारे यहाँ पानी का इस्तेमाल भी बेदरेग है, बहुत ज़्यादा पानी इस्तेमाल करके हम बहुत कम प्रोडक्शन लेते हैं और ये सारे वो ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर हुकूमत को एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है ना गौर करना चाहिए। तो ये वो चंद एक ऐसी स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो फौरी तौर के ऊपर जो है वो बिजनेस की इम्प्रूवमेंट के लिए जो एग्जिस्टिंग हमारे जो बिजनेस सेक्टर हैं, जैसे इंडस्ट्री की बात की, एग्रीकल्चर सेक्टर की बात की, उसमें अगर हुकूमत थोड़ा सा मजीद तवज्जो दे दे तो मेरे ख्याल में इसमें हम बहुत आसानी से जो है वो इसमें बहुत फ़ायदा कमा सकते। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी मोहम्मद अकमल साहब, साबिक चेयरमैन ICMA, हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।